हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 7th का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर हीट को कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने ये जाना था कि जो है आपके जो सेंसेस होते हैं, बेसिकली स्पर्श इंद्री की यहाँ पे हम बात कर रहे थे। तो जो आपकी स्पर्श इंद्री होती है, उसके माध्यम से कोई चीज कितनी गर्म है या ठंडी है, इस चीज को आप क्लियरली नहीं बता सकते। ठीक है। इसके बाद जो है हमने एक एक्टिविटी के माध्यम से ये समझा था कि किस तरीके से जो आपका टच होता है या जो स्पर्श होता है वो एक विश्वसनीय जो है माध्यम नहीं है यह बताने का कि कोई चीज कितनी गर्म। इसके बाद हमने टेम्परेचर के कॉन्सेप्ट को जाना था। टेम्परेचर यानी तापमान क्या होता है, ठीक है, किस तरीके से थर्मामीटर के माध्यम से हम तापमान को मापते हैं, ठीक है, वो हमने जाना था। जो है यहाँ पे जो थर्मामीटर या तापमापी जो था हमारा, हमने यहाँ पे क्लिनिकल थर्मामीटर के बारे में पढ़ा था। क्लिनिकल थर्मामीटर क्या होता है, एक लंबी सी एक ट्यूब होती है जिसके आगे बल्ब होता है। इस बल्ब में आपका जो है मरकरी भरा होता है और बीच में एक पतली सी ट्यूब होती है। इसके दोनों साइड कैलिब्रेशन होता है। एक साइड जो है सेल्सियस में कैलिब्रेशन दिया गया है जो कि 35 से 42 डिग्री सेल्सियस है, और दूसरी साइड आपका 94 से जो है 108 डिग्री फ़ारेनहाइट का एक स्केल दिया गया है। अब इस तापमापी के माध्यम से हम ये जान पाते हैं कि हमारे शरीर का तापमान कितना है। ठीक है, तो तापमापी के माध्यम से हम तापमान मापते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। इसके बाद जो है हमने इसके बारे में डिटेल में पढ़ा था। हमने ये जाना था कि किस तरीके से थर्मामीटर के माध्यम से आप बॉडी टेम्परेचर यानी शरीर के तापमान को मापते हैं। जब भी आप थर्मामीटर का उपयोग करें तो किस प्रकार की आपको सावधानी का ध्यान रखना है, ये भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। ठीक है, ये सब चीजें हमने यहाँ पे पढ़ी थी। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था। ठीक है, इसके बाद हमने जो है ये पढ़ा था कि जो आपका क्लिनिकल थर्मामीटर होता है वो उसकी जो रेंज होती है वो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग होती है। नॉर्मली हमने क्या पढ़ा था कि जो आपका ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, मानव शरीर का जो तापमान होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, इसे हम एवरेज मानते हैं। वैसे क्या होता है, जो व्यक्ति हैं उनका टेम्परेचर, उनके बॉडी का टेम्परेचर कुछ ज्यादा या कम हो सकता है, लेकिन औसत हम कितना मानते हैं, 37 डिग्री सेल्सियस हम तापमान मापते हैं। अब अगर हम क्लिनिकल थर्मामीटर की बात करें तो क्लिनिकल थर्मामीटर के बारे में हमने क्या देखा कि जो आपका क्लिनिकल थर्मामीटर होता है उसकी जो रेंज होती है वो 35 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच में उसकी रेंज होती है, या उसमें जो कैलिब्रेशन होता है डिग्री सेल्सियस में वो 35 से 42 डिग्री सेल्सियस होता है। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो मानव शरीर होता है उसका तापमान नॉर्मली 35 से 42 के बीच में ही रहता है। इसीलिए क्लिनिकल थर्मामीटर का जो है कैलिब्रेशन इस तरीके से लिया गया है। और क्योंकि आपका जो क्लिनिकल थर्मामीटर है उसका उपयोग हम सिर्फ और सिर्फ मानव शरीर के तापमान को मापने के लिए करते हैं, इसलिए हम इस प्रकार के थर्मामीटर का यहाँ पे उपयोग करते हैं। ठीक है, द क्लिनिकल थर्मामीटर इज डिजाइन टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ओनली। यानी जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है उसका उपयोग हम सिर्फ और सिर्फ मानव शरीर के तापमान के मापन के लिए करते हैं। The temperature of human body normally does not go below 35 degree Celsius or above 42 degree Celsius। क्या कहा गया है कि आमतौर पर क्या होता है, जो ह्यूमन बॉडी होती है, मानव शरीर जो होता है, इसका जो तापमान होता है वो 35 डिग्री से नीचे नहीं जाता और 42 से ऊपर नहीं जाता। That is the reason that the thermometer has a range 35 degree to 42 degree Celsius। इसीलिए जो थर्मामीटर होता है इसका जो रेंज होती है वो 35 से 42 होती है। डॉक्टरी थर्मामीटर को केवल मानव शरीर का ताप मापने के लिए ही डिजाइन किया गया है। मानव शरीर का ताप सामान्यतः 35 डिग्री से कम
तथा 42 से अधिक नहीं होता। यही कारण है कि इस थर्मामीटर का परिसर 35 से 42 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका थर्मामीटर है इसमें आपका जो रेंज होता है वो किसके अनुसार होता है, जो कि इसका यूज है। ठीक है, जैसे क्लिनिकल थर्मामीटर का यूज क्या है कि हम इससे मानव शरीर का तापमान मापते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे जो इसका जो रेंज लेते हैं वो 35 से 42 ही लेते हैं। ठीक है, अब कुछ सावधानियां हैं जिनको आपको ध्यान रखना होता है जब भी आप क्लिनिकल थर्मामीटर का जो है यूज करते हैं। आपको हमेशा क्लिनिकल थर्मामीटर को बिल्कुल सही तरीके से रखना है। आपको कभी भी इस थर्मामीटर का उपयोग कोई गर्म चीज, ठीक है, यानी जैसे मानव शरीर के अलावा अगर कोई और चीज है, ठीक है, उस चीज को के तापमान को मापने के लिए नहीं करना है। जैसे कि आप क्लिनिकल थर्मामीटर का उपयोग गर्म पानी के तापमान को मापने के लिए नहीं करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे क्या हो सकता है, आपका जो थर्मामीटर है उसकी जो बल्ब है वो फट सकता है। ठीक है, जिससे क्या हो सकता है, आपका मरकरी जो निकल सकता है, आपका थर्मामीटर टूट सकता है। ठीक है, तो इसलिए जब भी आप क्लिनिकल थर्मामीटर का उपयोग करें तो इसका उपयोग सिर्फ और सिर्फ मानव शरीर के तापमान को मेजर करने के लिए करें। इसे कभी भी किसी भी गर्म चीज जैसे कोई आग है या फ्लेम है उसके पास ना रखें। ठीक है, उससे क्या हो सकता है, ये टूट सकता है। Do not use a clinical thermometer for measuring the temperature of any object other than the human body. यानी कभी भी क्लिनिकल थर्मामीटर का उपयोग जो है मानव शरीर के अलावा किसी और वस्तु के तापमान को मापने के लिए नहीं करना चाहिए। Also avoid keeping the thermometer in the sun or near a flame. और आपको हमेशा जो है थर्मामीटर को कभी भी आग या सूर्य के पास नहीं रखना चाहिए, यानी गर्म चीजों के पास नहीं रखना चाहिए। इट में ब्रेक, यह क्या हो सकता है, टूट सकता है। डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग मानव शरीर का ताप मापने को छोड़कर किसी अन्य वस्तु पर का ताप मापने के लिए कभी मत कीजिए। थर्मामीटर को धूप तथा आग के पास रखने से बचाइए, ऐसा करने से यह टूट सकता है। ठीक है, तो आपको जो है कभी भी जो आपका थर्मामीटर है उसे गर्म सतह आग के पास नहीं रखना है, इस बात का आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो अभी तक हमने क्लिनिकल थर्मामीटर के बारे में बात किया। हमने क्या जाना, क्लिनिकल थर्मामीटर का उपयोग आप मानव शरीर के तापमान को मेजर करने के लिए, मापने के लिए करते हैं। ठीक है, आपका अब दूसरा प्रकार का जो थर्मामीटर या तापमापी है प्रयोगशाला तापमापी, लेबोरेटरी थर्मामीटर। ठीक है, तो प्रयोगशाला तापमापी यानी लेबोरेटरी थर्मामीटर आपका कुछ इस तरीके का होता है। आप देख सकते हैं, जैसे हमने क्लिनिकल थर्मामीटर के बारे में बात करी कि ये क्या होता है, एक लंबी सी ट्यूब होती है, इसी तरीके से लेबोरेटरी थर्मामीटर में एक लंबी सी ट्यूब होती है। ठीक है, इसमें भी आपका मरकरी होता है, पर यहाँ पे क्या चेंज होता है, यहाँ पे कैलिब्रेशन का चेंज होता है। वहां पे हमने उसके परिसर की बात करी, रेंज की बात करी, तो वो मानव शरीर के अकॉर्डिंग था 35 से 42 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर जो आपका लेबोरेटरी या प्रयोगशाला तापमापी है इसका जो रेंज होता है वो 10 से 110, ठीक है, 10 से 110 डिग्री सेल्सियस होता है। कैसा होता है, 10 से 110 डिग्री सेल्सियस। तो जो आपका लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है इसकी जो रेंज होती है वो 10 से 110 डिग्री सेल्सियस होती है। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। द रेंज ऑफ अ लेबोरेटरी थर्मामीटर इज जनरली फ्रॉम 10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। प्रयोगशाला तापमापी का परिसर प्रायः 10, ठीक है, -10, ठीक है, -10 से -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, -10 से 110 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे हमने बोला जो ये आपका थर्मामीटर है वो है लेबोरेटरी थर्मामीटर।
तो नाम से ही आपको पता चल रहा है कि इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, प्रयोगशाला में। कहाँ करते हैं, प्रयोगशाला में। तो प्रयोगशाला में इसका उपयोग किया जाता है, वहां पे इसका यूज किया जाता है। और इसकी जो रेंज है वो 10 से 110 डिग्री सेल्सियस होती है। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक्टिविटी की बात करते हैं। ठीक है, तो ये आपकी एक्टिविटी जो है 4.4 एक्टिविटी नंबर 4.4 है। और यहाँ पे हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप लेबोरेटरी थर्मामीटर का उपयोग लेबोरेटरी में यानी प्रयोगशाला में करेंगे, किस तरीके से आप इसके माध्यम से तापमान का मापन करेंगे। तो आप क्या करेंगे, एक बीकर लेंगे। ठीक है, बीकर में मान लीजिए आपने कोई भी पदार्थ ले लिया। मान लीजिए हमने पानी ले लिया, पानी हमने गर्म किया है, इसका तापमान हम जानना चाहते हैं। अब हम क्या करेंगे, तापमापी लेंगे और यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, रखेंगे तो इसका जो बल्ब है आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये तापमापी को आप इस तरीके से रखेंगे, जो इसका बल्ब वाला सिरा है उसे आप पानी के अंदर डुबाएंगे और दूसरे सिरे को आप सीधे ऊपर से पकड़ेंगे। आपको जो है तापमापी को बिल्कुल सीधा रखना है, ताकि जो आपका तापमापी का जो बल्ब है वो जो है, जो आपका बीकर है उसके बेस से ना टकराए या उसके साइड की जो दीवारें हैं उनसे ना टकराए, उनसे वहां दूर रहे। ठीक है, इस तरीके से आपको रखना है। आप देख सकते हैं फिगर में, आपको उसे बी फिगर देख सकते हैं कि जो है आपका जो बीकर है, बीकर के बेस को टच कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। या बल्ब को आपने जो है पानी की सतह पर रखा है, ऐसे भी नहीं रखना है आपको, या तिरछा भी नहीं रखना है। आप जब भी मेजरमेंट लेंगे तो आपको जो है तापमापी को बिल्कुल सीधा रखना है, उसका बल्ब आपका पानी में डूबा होना चाहिए चारों तरफ से। और ये जो है इसकी कहीं पर भी, यानी जो आपकी ये जो आपका बीकर है इसकी सतह पर कहीं पर भी ये टच ना करे। ठीक है, इस तरीके से आपका होना चाहिए। ठीक है, तो हम देख लेते हैं किस तरीके से रखना है। In addition to the precaution to be taken while reading a clinical thermometer, यानी जैसे हमने क्लिनिकल थर्मामीटर में बात करी, बिल्कुल वैसा ही यहाँ पे प्रिकॉशन लेना है। क्या कहा था मैंने, इसको कभी भी आपको गर्म वस्तु के पास नहीं रखना है। आपको जब भी आप रीडिंग लेंगे तो इसे लाइन ऑफ साइट पे रखना है, तभी आपको रीडिंग लेनी है। इसके अलावा अगर हम और प्रिकॉशन या और सावधानियों की बात करें तो आपको किन किन सावधानियों का ध्यान रखना है। पहला है, द लेबोरेटरी थर्मामीटर शुड बी केप्ट अपराइट नॉट टिल्टेड, यानी जो आपका तापमापी है इसको आपको ऊर्ध्वाधर रखना है, तिरछा नहीं। यानी आपका जो तापमापी है वो बिल्कुल सीधा होना चाहिए, तिरछा नहीं होना चाहिए। दूसरा है, बल्ब शुड बी सराउंडेड फ्रॉम ऑल साइड बाय द सब्सटेंस विच द टेम्परेचर इज टू बी मेजर्ड, यानी आपको क्या करना है, तापमापी का जो बल्ब है उसे कुछ इस तरीके से रखना है कि वो चारों तरफ से, यानी हर तरफ से वो किससे घिरा रहे, वो सब्सटेंस से या पदार्थ से घिरा रहे। द बल्ब शुड नॉट टच द सरफेस ऑफ द कंटेनर, जो बल्ब है वो कंटेनर की जो सतह है उसको टच ना करे, उसको छुए ना। तापमापी का बल्ब चारों ओर से उस पदार्थ से घिरा होना चाहिए जिसका ताप मापना है। बल्ब बर्तन की दीवारों से नहीं छूना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो ये आपके प्रिकॉशंस हैं। ठीक है, आप इसे नोट करें। अब यहाँ पे हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि हमारे पास दो प्रकार के तापमापी है। एक है आपका क्लिनिकल थर्मामीटर, ठीक है, दूसरा है आपका प्रयोगशाला तापमापी, यानी जो है आपका लेबोरेटरी थर्मामीटर। दोनों का आकार एक ही तरीके का है, बस रेंज का फर्क है। शेप एक जैसी है, आगे बल्ब है जिसमें मरकरी भरा है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर जो फर्क आता है वो सिर्फ और सिर्फ किंक का आता है। अगर हम किंक की बात करें तो किंक आपके जो है क्लिनिकल थर्मामीटर या डॉक्टरी थर्मामीटर में मौजूद होता है। कहाँ मौजूद होता है, क्लिनिकल यानी डॉक्टरी थर्मामीटर।
तो आपका किंक कहाँ पे मौजूद होता है? क्लिनिकल या डॉक्टरी थर्मामीटर में। यहाँ पे क्या होता है, ट्यूब में एक थोड़ा सा इस तरीके से आपका शेप या टिल्ट सा होता है, ठीक है। जो आपकी ट्यूब होती है, जो आपकी थर्मामीटर के अंदर पतली सी ट्यूब है, वहां पे इस तरीके से जो है टिल्ट सा होता है, जहाँ पे इस तरीके से होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, किंक कहते हैं। और ये आपका कहाँ मौजूद होता है? क्लिनिकल थर्मामीटर में, यानी डॉक्टरी थर्मामीटर। इसमें होता है डॉक्टरी थर्मामीटर में यहाँ मौजूद होता है, ठीक है, किंक मौजूद होता है। और ये क्या करता है बेसिकली, अगर हम डॉक्टरी थर्मामीटर की बात करें और आपका जो प्रयोगशाला थर्मामीटर है, ठीक है, एक आपका डॉक्टरी है, दूसरा आपका है प्रयोगशाला थर्मामीटर। ठीक है, दो प्रकार के हमारे पास थर्मामीटर होते हैं। डॉक्टरी थर्मामीटर में किंक होता है, प्रयोगशाला में नहीं होता। अब यहाँ पे इन दोनों में हम टेम्परेचर मेजरमेंट कैसे करते हैं? डॉक्टरी थर्मामीटर में हमने बात की कि हम क्या करते हैं, थर्मामीटर को लेते हैं, उसका बल्ब लेते हैं और अपने मुंह में रखते हैं, थोड़ी देर वेट करते हैं, फिर निकालते हैं और फिर क्या करते हैं, हम मेजरमेंट करते हैं। प्रयोगशाला थर्मामीटर की बात करें तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें थर्मामीटर को आप जो है, जो आपका बर्तन होता है उसमें पानी होता है, पानी में बल्ब को डुबा देते हैं और उसे सीधा रख के आप इस तरीके से मेजरमेंट करते हैं। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रयोगशाला थर्मामीटर में जिस भी चीज का, जिस भी वस्तु का आपको तापमान लेना है, उसमें आपने क्या किया है, थर्मामीटर को डुबाए रखा है, तब तापमान लिया है। वहीं डॉक्टरी थर्मामीटर में हम क्या करते हैं, अपने शरीर का तापमान मापते हैं। तो पहले अपने शरीर में, यानी हमने मुंह के अंदर इसे रखते हैं, यानी बॉडी के कांटेक्ट में रखते हैं, फिर निकाल देते हैं। यानी क्या होता है, टेम्परेचर में चेंज, यानी तापमान में क्या होता है, बदलाव होता है। अब इस तापमान के में बदलाव के कारण क्या हो सकता है कि जो आपका मरकरी का लेवल है वो नीचे गिर जाए, ठीक है। जैसे हमारी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है, बाहर कम है, तो क्या होगा, जैसे ही आप मुंह से बाहर निकालेंगे तो टेम्परेचर में बदलाव आ रहा है, तापमान गिर रहा है, जिस कारण क्या हो सकता है, आपका मरकरी भी लेवल गिर जाएगा। तो इस गिरावट से बचाने के लिए आपके जो क्लिनिकल थर्मामीटर या डॉक्टरी थर्मामीटर होता है, उसमें किंक बनाया जाता है। किंक बेसिकली क्या करता है, ये तापमान में बदलाव के कारण जो मरकरी में फॉल आता है या मरकरी के लेवल में जो बदलाव आता है, उसे होने से ये रोकता है, ठीक है। तो किंक का कार्य क्या होता है, इट प्रिवेंट मरकरी लेवल फ्रॉम फॉलिंग ऑन इट्स ओन। यहाँ पारे के तल को अपने आप नीचे गिरने से रोकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपका मरकरी का जो लेवल होता है, उसे ये गिरने से रोकता है, इसीलिए हम किंक बनाते हैं, ठीक है। किंक का उपयोग करते हैं और किसमें होता है, डॉक्टरी थर्मामीटर में, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, हम जो है थर्मामीटर को मुंह से बाहर निकालते हैं, तापमान में बदलाव आता है, जिस कारण जो है मरकरी के लेवल नीचे हो सकता है, इसीलिए यहाँ पे किंक का उपयोग किया जाता है, ताकि हमारा जो मेजरमेंट है वो बिल्कुल सटीक आए, ठीक है। तो इसलिए आपके किंक का यहाँ पे उपयोग किया जाता है। अब अभी तक हमने क्या जाना कि जो आपके थर्मामीटर है, चाहे मरकरी है, चाहे आपका डॉक्टरी थर्मामीटर है, चाहे आपका प्रयोगशाला जो है तापमापी है, लेबोरेटरी थर्मामीटर है, सब में बल्ब में मरकरी होता है। अब अगर हम मरकरी की बात करें, पारे की बात करें, तो जो पारा होता है वो बहुत ही टॉक्सिक या हानिकारक जो है एक पदार्थ है, और इसको खत्म करना या इसका नाश करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है, बहुत ही कठिन होता है। तो क्या हो सकता है, कई बार इसका उपयोग करते हुए ये टूट जाए, तो इससे नुकसान हो सकता है। इसलिए हम क्या करते हैं, हम जो है आजकल डिजिटल थर्मामीटर का यहाँ पे उपयोग करते हैं। डिजिटल थर्मामीटर में मरकरी का उपयोग नहीं किया जाता है, और यहाँ पे डिजिटल बोर्ड के माध्यम से हमें शरीर का, बॉडी का, ये जो वस्तु है उसका तापमान हम मेजर कर पाते हैं, ठीक है।
देयर इज अ लॉट ऑफ कंसर्न ओवर द यूज ऑफ मर्करी इन थर्मामीटर, यानी तापमापी में पारे के प्रयोग के विषय में अनेक चिंताएं हैं, यानी बहुत सारी जो है कंसर्न्स है। मर्करी इज अ टॉक्सिक सब्सटेंस, मर्करी क्या है, एक टॉक्सिक या विषाक्त पदार्थ है, एंड इज वेरी डिफिकल्ट टू डिस्पोज ऑफ इफ थर्मामीटर ब्रेक। और हम क्या हो सकता है, अगर बाई चांस आपका थर्मामीटर टूट जाए तो इसका जो निपटान है या इसको खत्म करना भी बेहद मुश्किल होता है। These days digital thermometers are available which do not use mercury. आजकल अंकीय तापमापी यानी डिजिटल थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है जिसमें पारे का उपयोग नहीं होता। ठीक है, तो आजकल हम जिस तापमापी का उपयोग करते हैं वो है आपका डिजिटल थर्मामीटर, और डिजिटल थर्मामीटर के माध्यम से क्या होता है, अगर बाई चांस आपका थर्मामीटर टूट जाता है तो आपको किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होता और मरकरी को डिस्पोज करना भी डिफिकल्ट जो है नहीं रहता। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो आपका डिजिटल थर्मामीटर है उसका उपयोग करते। ठीक है, नोट करें। तो बच्चों अभी तक हमने हीट के बारे में यानी ऊष्मा के बारे में पढ़ा, ऊष्मा को आप कैसे मापते हैं, टेम्परेचर क्या होता है, क्लिनिकल थर्मामीटर, आपका प्रयोगशाला तापमापी यानी लेबोरेटरी थर्मामीटर क्या होता है, ये सब हमने जान लिया। अब हम बात करते हैं ट्रांसफर ऑफ हीट की यानी ऊष्मा का स्थानांतरण। यहाँ पर हम बात करेंगे कि ऊष्मा का स्थानांतरण किस तरीके से होता है। अब जो ये आपका ऊष्मा का स्थानांतरण है, इस टॉपिक को हम जनरली अपनी डेली लाइफ में देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं, आपके पास एक फ्राई पैन है, उसमें कोई भी जो उसका जो हैंडल है वो उसके ऊपर किसी भी प्रकार का प्लास्टिक या लकड़ी का कवर नहीं लगा। अब आप क्या करते हैं, उस बर्तन को गर्म करते हैं, उसमें पानी रखते हैं और गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद जब आप इसके हैंडल को पकड़ते हैं तो आपको इसका हैंडल गर्म महसूस होता है। पर यहाँ पे एक बात गौर करने की है कि हैंडल तो गर्म हो गया है, लेकिन हैंडल जो है वो आग के या लॉ के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं। डायरेक्ट कांटेक्ट में क्या है, इसके आगे का हिस्सा। इसी तरीके से आपने देखा होगा कि जब भी आप किसी पतीले में पानी गर्म करते हैं तो जब भी आप पतीले के ऊपरी हिस्से को पकड़ते हैं तो वो आपको गर्म महसूस होता है, जबकि जो पतीले का निचला हिस्सा है वही आग के कांटेक्ट में है, ऊपर वाला हिस्सा नहीं है, फिर भी वह गर्म हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, गर्माहट तो नीचे के हिस्से को दी जा रही है, इस हिस्से को, लेकिन क्या हो रहा है, ऊपर का जो हिस्सा है वो भी गर्म हो रहा है, या साइड का जो ये हिस्सा है ये भी गर्म हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा बेसिकली ऊष्मा के स्थानांतरण के कारण हो रहा है, यानी ट्रांसफर ऑफ हीट के कारण ऐसा हो रहा है। तो ट्रांसफर ऑफ हीट के कारण या ऊष्मा के स्थानांतरण के कारण ही क्या हो रहा है, जो आपकी जैसे जो आपकी वस्तु है उसकी वह चीजें या वह हिस्सा जो कि आग के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है वह भी गर्म हो रहा। अब इसको हम एक एक्टिविटी के माध्यम से समझ सकते हैं, जो कि एक्टिविटी 4.6 है। आपको क्या करना है, एक रॉड लेनी है और उसमें क्या करना है, आप जो है यहाँ पे क्या करेंगे, जो है वैक्स लेंगे, मोम लेंगे और उसे अलग अलग हिस्से पे चिपका देंगे। अब आप क्या करेंगे, इस लोहे की रॉड को एक सिरे से जैसे किसी सपोर्ट से बांध देंगे, जैसे हमने क्या किया, 2 ब्रिक या 2 ईंटों के बीच में रख दिया, और दूसरे सिरे पे हम क्या लगा देंगे, यहाँ पे मोमबत्ती जला देंगे। अब जैसे जैसे मोमबत्ती जलेगी तो क्या होगा, ये जो रॉड है वो गर्म होती जाएगी, धीरे धीरे गर्म होगी, और आप ये देखेंगे कि धीरे धीरे करके जो आपने थोड़ी थोड़ी दूरी में मोम चिपकाए हैं वहां भी पिघल के नीचे की ओर गिरने लग जाए। जैसे कि आपने जैसे कैंडल जला के एक सिरे पर रखी, कुछ सेकंड बाद क्या देखा या कुछ मिनट बाद क्या देखा कि इसके बगल वाला मोम पिघल गया, फिर इसके कुछ मिनट बाद दूसरा वाला मोम,
फिर तीसरे वाला, फिर कुछ टाइम बाद चौथा, फिर पांचवा। इस तरीके से सारे के सारे मोम क्या हो गए, मेल्ट हो गए, पिघल गए। तो यहाँ पे हुआ क्या, आप ये जानते हैं कि मोम कब पिघलता है, जब उसे हम गर्म करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे धीरे धीरे करके ऊष्मा आगे की ओर चल रही है, जिस कारण क्या हो रहा है, धीरे धीरे करके जो मोम है वो पिघल कर नीचे गिर रहा है। तो यहाँ पे हम इस माध्यम से जो है फ्लो ऑफ हीट यानी ऊष्मा के स्थानांतरण का कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। इस एक्टिविटी के माध्यम से हम ये जान सकते हैं कि जो ये धातु की रॉड है यानी लोहे की रॉड है, इसमें क्या हो रहा है, ऊष्मा धीरे धीरे करके आगे की ओर बढ़ रही है, यानी ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है, जिसके कारण मोम क्या हो रही है, धीरे धीरे करके नीचे गिर रही है। ठीक है, पिघल कर नीचे गिर रही है। और ये जो प्रक्रिया है जिसमें क्या हो रहा है, हीट का ट्रांसफर हो रहा है, ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है रॉड के एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर। इस प्रक्रिया को हम जो है चालन प्रक्रिया कहते हैं, यानी कंडक्शन कहते हैं। तो कंडक्शन या चालन प्रक्रिया क्या होती है, कंडक्शन या चालन प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसके कारण क्या होता है, जो लोहे की रॉड है या लोहे की जो भी वस्तु है, उसके एक सिरे को गर्म करने के कारण धीरे धीरे करके क्या होता है, ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, जिस कारण जो वो आपकी लोहे की चीज है या जो भी धातु की चीज है, उसका जो दूसरा सिरा है जो आग के कांटेक्ट में नहीं है, वह भी गर्म हो जाता है। ठीक है, यानी ठंडा सिरा भी गर्म हो जाता है। तो किस प्रक्रिया से होता है, चालन यानी कंडक्शन की प्रक्रिया। ठीक है, द प्रोसेस बाय विच heat is transferred from hotter end to the colder end of an object is known as conduction. वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है, चालन कहलाता है। अब अगर हम कंडक्शन यानी चालन प्रक्रिया की बात करें तो ये आपको मोस्टली धातुओं में दिखाई देती है, यानी ये प्रक्रिया आपको धातु में दिखती है। और धातु यानी सॉलिड्स, यानी बेसिकली ये प्रक्रिया जो है सॉलिड्स या ठोसों में होती है। तो जो ठोस होते हैं वो उसमें ऊष्मा का स्थानांतरण किस प्रक्रिया से होता है, चालन यानी कंडक्शन प्रक्रिया से। इन सॉलिड्स जनरली द हीट इज ट्रांसफर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। ठोसों में ऊष्मा प्रायः चालन के प्रक्रम द्वारा स्थानांतरित होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी कंडक्शन की प्रक्रिया है वो किसके माध्यम से होती है, चालन प्रक्रिया से। ठीक है, नोट करेंगे। अब बच्चों जैसे कि हमने क्या पढ़ा कि जो आपके धातु होते हैं, जो सॉलिड्स होते हैं, वहां पे ऊष्मा का स्थानांतरण किसके कारण होता है, चालन प्रक्रिया के कारण। इसी प्रक्रिया के कारण क्या हो रहा था, हमारा जो फ्राई पैन था उसका जो हैंडल है वह गर्म हो रहा। तो जब भी हम खाना बनाते हैं तो क्या करते हैं, खाना बनाने के बाद आपका जो बर्तन है वो गर्म रहता है, तो उसे हम कहाँ से उठाते हैं, हैंडल से। और हैंडल आपका किससे बना होता है, प्लास्टिक से। इसीलिए आपका प्लास्टिक का हैंडल लगाया जाता है, क्योंकि प्लास्टिक का हैंडल क्या है, एक इंसुलेटर है। ठीक है, ऊष्मारोधी है, जिस कारण जो है आपका प्लास्टिक का हैंडल गर्म नहीं होता है और आप आसानी से गर्म बर्तन को उठा पाते। ठीक है, तो क्योंकि आपका बर्तन चालन प्रक्रिया से गर्म होता है, तो इस जो है गर्म ताकि आप इसे उठा सके या जो आपका हैंडल है उसे आप ठीक तरीके से पकड़ सके, इसलिए आपका जो है यहाँ पे प्लास्टिक या लकड़ी का हैंडल बनाया जाता है ताकि वो आपको गर्म महसूस ना हो। अब हम चलते हैं अगली जो है एक्टिविटी की ओर, जो कि आपकी बुक की एक्टिविटी 4.7 है। यहाँ पे आपको क्या करना है, एक बीकर लेना है, उसमें गर्म पानी डालना है या गर्म पानी रखना है। अब आप क्या करेंगे, कुछ वस्तुएं हैं उनको आप रखेंगे। जैसे हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक डिवाइडर को रख देते हैं, पेंसिल रख देते हैं, चम्मच रख देते हैं, स्केल रख देते हैं। कुछ देर तक इनको इस तरीके से रखते हैं और इसके बाद हम क्या करते हैं, इनका जो दूसरा सिरा है यानी वह सिरा जो पानी में डूबा हुआ नहीं है, इस सिरे को हम अब टच करें। क्या करना है, एक बर्तन में गर्म पानी लेना है, गर्म पानी में हम
कंपास, स्केल, चम्मच, ये सब चीजें रख देंगे। तो इसका एक सिरा उसमें डूबा रहेगा गर्म पानी में। कुछ टाइम बाद हम क्या करेंगे, इसके दूसरे सिरे को टच करेंगे और ये देखेंगे कि कौन सी ऐसी वस्तु है जिसका दूसरा सिरा यानी जो ठंडा सिरा है वह गर्म हो गया है। तो ठीक है, हम इसको एक टेबल के माध्यम से यहाँ पे समझेंगे। हमने क्या रखा था, एक स्टील की चम्मच, पेंसिल, डिवाइडर, स्केल। ठीक है, ये हमारे क्या है, आर्टिकल्स हैं। ठीक है, अब ये आर्टिकल किसके बने हैं, मटीरियल्स विद विच द आर्टिकल इज मेड। ठीक है, स्टील की चम्मच की बात करें तो स्टील की चम्मच किससे बनी होती है, स्टील से। किससे बनी होती है, स्टील से। और स्टील क्या है, एक प्रकार की धातु यानी मेटल। ठीक है, या कंडक्टर, कंडक्टर। ठीक है, दूसरा है पेंसिल जो कि किसकी बनी है, लकड़ी की बनी है। तीसरा है डिवाइडर, ये भी आपका स्टील का बना है जो कि एक मेटल है। स्केल किसका बना है, प्लास्टिक। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि क्या इनके जो दूसरे सिरे हैं वो गर्म हुए हैं। सबसे पहले स्टील की चम्मच की बात करते हैं। तो स्टील की चम्मच की जब हम दूसरे सिरे को या ठंडे सिरे को छूते हैं तो ये देखा गया कि जो स्टील की चम्मच का दूसरा सिरा है वो गर्म हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है डज द अदर एंड गेट्स हॉट, क्या दूसरा सिरा गर्म हुआ है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे यस। नेक्स्ट पेंसिल की बात करें तो पेंसिल लकड़ी की बनी है। पेंसिल के दूसरे सिरे को छुआ तो हमने क्या देखा कि उसका दूसरा सिरा गर्म नहीं हुआ, यानी यहाँ पे आ जाएगा नो। नेक्स्ट है डिवाइडर। डिवाइडर किसका बना है, स्टील का बना है, और इसके हमने दूसरे सिरे को छुआ और क्या देखा कि डिवाइडर का जो दूसरा सिरा है वह गर्म हुआ है, तो आप लिखेंगे यस। नेक्स्ट है स्केल। स्केल प्लास्टिक का बना है और हमने ये देखा कि इसका जो दूसरा सिरा है वह गर्म नहीं हुआ, यानी नो। अब यहाँ पे हम कुछ चीजों को ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्या कि जो आपके स्टील की चम्मच और डिवाइडर है इनके दूसरे सिरे गर्म हुए हैं, यानी ठंडे सिरे गर्म हुए हैं, लेकिन पेंसिल और स्केल का जो ठंडा सिरा है वह गर्म नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, यहाँ से हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर स्टील की चम्मच और डिवाइडर की बात करें तो दोनों स्टील की बनी, दोनों क्या है, धातु है और कंडक्टर यानी चालक। वहीं अगर हम पेंसिल की बात करें तो पेंसिल लकड़ी की बनी है, तो ये क्या का बना है, लकड़ी की बनी है, तो लकड़ी क्या है, इंसुलेटर, कुचालक है या जो है ऊष्मारोधी। इसी तरीके से प्लास्टिक की बात करें तो प्लास्टिक भी आपकी इंसुलेटर है, कुचालक है, ऊष्मारोधी है। तो यहाँ पे हम क्या समझ सकते हैं, हम ये समझ सकते हैं कि वह वस्तु जो कि चालक यानी कंडक्टर की बनी है, जैसे स्टील, लोहा। ठीक है, इस तरीके की जो वस्तुएं होती हैं इनमें कंडक्शन या चालन प्रक्रिया होती है। वहीं अगर हम इंसुलेटर या ऊष्मारोधी की बात करें तो क्या होता है, इंसुलेटर के कारण, इंसुलेटर के कारण क्या होता है कि जो आपकी लकड़ी है और प्लास्टिक के इंसुलेटर है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हीट का ट्रांसफर यानी चालन प्रक्रिया नहीं हो रही है। तो यानी जो आपके इंसुलेटर्स होते हैं, ठीक है, उनमें चालन प्रक्रिया नहीं होती है। तो ये क्या है, आपके जो है जो इंसुलेटर्स है इसमें आपको कंडक्शन की प्रक्रिया नहीं दिखती है, यानी इस प्रकार की वस्तु के वह सिरे जो ठंडे हैं वो गर्म नहीं होते। ठीक है, तो यहाँ पे चालन प्रक्रिया सिर्फ और सिर्फ किसमें होती है, आपके चालकों। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कंडक्टर्स में ही चालन प्रक्रिया होती है। ठीक है, जो कि क्या है, एक प्रकार के सॉलिड्स ही होते। ठीक है, नोट करिए। तो बच्चों आज हमने जो है जो आपका लेबोरेटरी थर्मामीटर है उसके बारे में पढ़ा, साथ ही साथ हमने ये जाना कि कंडक्शन क्या होता है, चालन प्रक्रिया क्या होती है, इसके कॉन्सेप्ट को जाना।
आपको क्या करना है, ये सारे टॉपिक रिवाइज करने हैं। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।